नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो काशी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग की बैठक हुई। मंच पर 4 राज्य, एक मकसद, विकास और सुरक्षा। लेकिन इस मंच पर उठे गंभीर सवाल कि घुसपैठियों की बढ़ती तादाद, सीमा विवादों की उलझन और महिला सुरक्षा की चुनौती। क्या ये केवल प्रशासनिक मसले हैं या इनकी जड़ें राजनीतिक इच्छा शक्ति में छुपी हुई है? क्या राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए या केंद्र की निगरानी में ही समाधान निकल सकता है? आज की बहस इन्हीं मुद्दों पर। बता दें, आज काशी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों और 120 अधिकारियों की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। वाराणसी में ऐसी बैठक पहली बार हुई। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता केसी जैन जुड़ गए हैं। केसी जी, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता भूदेव शर्मा जुड़ गए हैं। भूदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और पहला सवाल केसी जैन आपसे लेते हुए, काशी की बैठक में विकास से लेकर सुरक्षा और सीमा विवाद तक कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बैठकें सिर्फ औपचारिक है? क्या इनका कोई समाधान निकल पाता है? क्योंकि बैठकें तो इन मुद्दों पर काफी बार होती है, लेकिन इनका समाधान क्यों नहीं निकल पाता? जी देखिए स्नेहा जी, हमें लगता है कि एक अच्छा विषय आपका चैनल लेकर के आया है, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई शंका है तो उसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए और स्थिति साफ होनी चाहिए। दरअसल क्या है कि ये सेंट्रल जोनल जो बैठक हुई है, ये बात भी आपकी सही है कि समय समय पे इस तरीके की बैठकें होती रहती हैं, क्योंकि समय के अनुसार तमाम सारे नए मुद्दे होते हैं और उनके निराकरण के लिए इस तरीके की बैठकें होती है। इसमें जो गंभीर समस्याएं होती है उस पर चर्चा होती है और उनके निराकरण के लिए रास्ता भी निकाला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ बैठक होकर के फ्री हो जाती है। देखिए, माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने इस बैठक में स्वयं हिस्सा लिया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो तमाम सारी चीजें ऐसी हैं कि कुछ पार्ट उसका सेंट्रल का होता है, कुछ पार्ट उसका स्टेट का होता है। अब आप देखिए, जो सीमा विवाद का मामला है, परिवहन के सीमा विवाद को ले लीजिए, तो तमाम सारी गाड़ियां, ये होता है कि भाई किस सीमा में जा रही, कहां तक जा रही है, कहां पे कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स नहीं लगेगा, तो एक संतुलन होना जरूरी है। और चूंकि जब 2 राज्यों के बीच की बात होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं केंद्रीय हस्तक्षेप होने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में जो परिवहन बसें, उत्तराखंड, खास करके उत्तराखंड और यूपी को देख लीजिए या आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, तो चूंकि ये सब राज्य कभी एक हुआ करते थे, बाद में ये इनका पार्ट बना है और तमाम सारी चीजें, अब आप देखिए इसके पहले ही बैठक हुई थी तो उसमें कई सारे गांवों को और बहुत लंबी सीमा को, उसमें जो उत्तराखंड में कुछ सारे गांव रह गए थे जो बहुत दूर पड़ते थे उत्तर प्रदेश की राजधानी से और उनको लाभ भी नहीं मिलता, उनको उत्तर प्रदेश जोड़ा गया। तमाम सारे ऐसे राज्य थे, ऐसे जिले थे या ऐसे गांव थे जिनको उत्तराखंड में होना चाहिए था, उनको उत्तराखंड में जोड़ा गया। अब वहां पे बहुत सारी समस्याओं का इस तरीके से निदान हुआ और साथ ही साथ स्थानीय लोग, जो ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का मामला था, उसमें भी निदान मिला। इसी तरीके से परिवहन को लेकर के भी समय समय पे चीजें तय होती है। रही बात ये कि एक बड़ी समस्या देश के अंदर समय समय पे जन्म लेती है और उसका निराकरण बहुत आवश्यक है। अभी तक घुसपैठियों की जहां तक बात थी, अभी क्या है, जो रोहिंग्या मुसलमानों की बात है, वो जगह जगह जिस प्रकार से कब्जा करके और फिर अपने आप को स्थानीय रूप से स्थापित करके फिर बताते हैं यहाँ के निवासी, जबकि हर कोई जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए है ये और तमाम सारी घटनाओं में इनकी संयुक्तता मानी गई है। फिर एक बहुत बड़ी समस्या ये पैदा होती है स्नेहा जी कि इनकी आस्था जो रहती है वो भारत के प्रति बिल्कुल नहीं रहती। ये अपने आप को बांग्लादेशी मान करके चलते हैं, यानी कि अगर कहीं पे कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है। घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ अभी का तो है नहीं, वर्षों पुराना है और जो भी रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी घुसपैठ देश भर में हो रहे, कार्रवाई क्या हो रही है? क्योंकि घुसपैठियों के मुद्दे आप लोग जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा की ही सरकार है, कार्रवाई अब तक क्या हो पाई है? नहीं, देखिए, ये सेंट्रल जोनल जो बैठक हुई स्नेहा जी, उसका उद्देश्य यही है कि इस तरीके की समस्याओं का निराकरण, और खास करके उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तराखंड की सीमा जिस प्रकार से नेपाल बॉर्डर से मिलती है,
और नेपाल बॉर्डर से होते हुए ये जो है देश के अंदर घुसपैठिए प्रवेश करते हैं। ऐसे में भी सवाल उठता है कि कहां तक उत्तराखंड का बॉर्डर है, कहां तक उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और किस तरीके से उनके कार्रवाई करनी है, और जो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उनको किस तरीके से वहां पे रोकना है कि इनकी घुसपैठ वहां पर ना होने पाए। इन्हीं चीजों पे चर्चा हुई है और तमाम सारी चीजें इसमें गोपनीय भी होती है और उसी तरीके से उस पर एक्शन लिया जाता है। रही बात ये कि देखिए नए लोगों के जो राशन कार्ड है कहीं ना कहीं बनवा लेते हैं या और तमाम सारी चीजें सुविधाएं वो भारत देश से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये सारी चीजों पे गहनता से विचार हुआ है, चर्चा हुई है कि किस तरीके से जांच हो। तो और नए लोगों को अगर राशन कार्ड जारी किया जाए तो आधार कार्ड उनका बनता है, तो किन किन चीजों पे पहलों पे जांच करें, इस तरीके से तमाम सारे विषयों पे विस्तृत चर्चा हुई है जिससे कि ये अपने पैर ना पसार सके और जो ऑलरेडी हैं उनकी समस्याओं को किस तरीके से निराकरण किया जाए, इस पे बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा हुई है। और खास करके 4 राज्यों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को लेकर के इस पे माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं इस पे मीटिंग की। ठीक है, इन चर्चा के बारे में भूदेव शर्मा जी से भी जान लेंगे कि वो इस पर क्या विचार रखते हैं। भूदेव शर्मा जी, जैसे कि आज ये बैठक हुई है, काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में थे और अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे थे। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई और कई गंभीर और अहम मुद्दे जो देश के अंदर है उन पर चर्चा हुई है। क्या लगता है कि ये बैठक कितने और चर्चा जो है वो कितना कामगार साबित होगा देश में? जी बिल्कुल स्नेहा जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्नेहा जी, आपने ही क्वेश्चन अभी पूछा केसी जैन साहब से कि अभी रोहिंग्या वाला मुद्दा था जिस पर बैठक होती है और ये काफी पुराना मुद्दा है और केंद्र में इनकी सरकार है, तो क्या ये मुद्दे सिर्फ बैठकों तक ही रह जाए या इन पर कोई कार्रवाई की जाती है या केवल इनको चुनावी एजेंडा बनाया जाता है? इसने आज ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, आप देख रहे हैं कैसे छोटी छोटी बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पता भी नहीं चल पा रहा है कि कहां कहां से ये घटनाएं निकल के आ रही हैं। तो उसके बाद करते हैं हो जाती हो जाते मुस्लिम मुद्दा हर बार के आते हैं, उस चुनाव के लिए बच्चे रखते हैं, जहीं भी चुनाव उठाएंगे उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। कितने साल हो गए इनको केंद्र सरकार आए हुए, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, अरे भाई कब कार्रवाई होगी, कब महिला सुरक्षा पर बात होगी? आप बताइए आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत है कानून व्यवस्था को लेकर के। एक समय था बोला जाता था कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, अब क्या हो गया है कि आमजन में विश्वास, आमजन में डर और अपराधियों में विश्वास, ये हालत हो गई है। आज अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन भूदेव जी, कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार को घुसपैठ, सीमा विवाद और महिला अपराधों पर घेरती है, लेकिन क्या आपने कभी समाधान देने की कोशिश की या सिर्फ सियासी विरोध किया? कांग्रेस समस्या का हिस्सा ज्यादा या समाधान का, ये बता दीजिए। नहीं स्नेहा जी, अगर सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हों या फिर और केंद्रीय जितनी भी पार्टियां उनके साथ मिलकर के बात करें, समाधान की क्या कमी है? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हर बार समाधान दिया है। चाहे कोरोना की बात, तो कोरोना के समय पर भी सरकार को चेताया था, जीएसटी लेकर के आए तब भी चेताया, नोटबंदी पर चेताया, हर बार हर समय इनको चेताने का काम किया। लेकिन ये मानते हैं, हम मानते हैं कि इन्होंने, हमारे नेता राहुल गांधी जी की बात को माना है, लेकिन समय निकलने के बाद जिसके दुष्परिणाम इस देश की जनता को भुगतने पड़ते हैं। तो अगर ये सरकार अगर कोशिश करेगी जानने की, तो क्यों नहीं उसके लिए सलाह दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाने का काम करती है सारे मुद्दों को, इन समस्याओं को हल करने के बाद कैसे चुनाव जीतेंगे ये? अगर रोहिंग्या मुस्लिमों का अगर मुद्दा हल हो जाएगा तो ये चुनाव में कैसे ये एजेंडा लेकर के आएंगे? कैसे इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे? कैसे देश को बांटने की राजनीति करेंगे? तो ये तो इनके मुद्दे हैं जिसको ये कभी सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ स्नेहा जी, ये सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री जी अभी बैठक करके गए हैं, आप देखना 6 महीने साल भर के लिए फिर से गायब हो जाएंगे
और फिर किसी दिन आकर के फिर इस तरह की बैठक होंगी और हम लोग आकर के टीवी पे फिर से डिबेट करेंगे। इसके लिए चलिए केसी जैन जी इसका जवाब जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे सिर्फ चुनावी रणनीति बनाने के लिए एक एजेंडा के तहत ही आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन गंभीर मुद्दों पर कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, इसका कोई पुख्ता समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। स्नेहा जी, मैं बिल्कुल भी भूदेव जी को नहीं सुन पाया, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, टेक्निकल लेकिन चेक कर जैसा कि लीजिएगा। आपने अपने प्रश्न को दोहराया है कि कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि इसका समाधान है, दरअसल क्या है स्नेहा जी कि कांग्रेस जिस तरीके से इन बड़े मुद्दों को बहुत हल्के में लेती है, और इनको तो कांग्रेस ने कभी चुनावी मुद्दा भी नहीं बनाया। बिल्कुल चुनावी मुद्दा होना चाहिए। जनता के बीच में राष्ट्र से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े जो मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे होने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन रही बात समाधान की, हमने समाधान भी निकाला। हम सीए लेकर के आए, जब सिविल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया और कांग्रेस ने बाइकआउट किया सदन के अंदर से। ना तो ये वोटिंग में भाग लिए और ना तो इन्होंने इस बिल का समर्थन किया कहीं पर भी। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि घुसपैठ ना हो देश के अंदर, या कांग्रेस अपने वोट बैंक को साधने के लिए अल्पसंख्यकों की राजनीति के नाम पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनका समर्थन करती है। आप देखिए कि खुल करके राहुल गांधी जी ने इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया, कहा कि भाई वो देश के नागरिक हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, उनका देश में योगदान है, वो कहां जाएंगे। अरे किस तरीके की बात करते हैं, बैठिए हैं वो कहीं भी जाए, उनको वापस आना चाहिए। अभी याद होगा आपको कि अमेरिका ने वहां पे जो लोग बिना वीजा पासपोर्ट के गए थे, चोर दरवाजे से गए थे, वो तमाम सारे देशों में किस तरीके से वापस उनको भेजा गया। उनके प्लेन ले जा करके वहां उतार करके आए, और ये हमेशा से होता रहा, ये पहली बार नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी ये होता था, और भाजपा की सरकार है उसमें भी हो रहा है। सिर्फ भारत देश में नहीं, वो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तानी हो, या किसी और देश के हो, या भारत देश के हो, सबको अमेरिका ने अपने वहां जितने भी इस तरीके के लोग थे उनको छोड़ करके आई है। तो हम क्यों नहीं कर सकते इस तरीके की कार्रवाई? अगर हमारे वहां घुसपैठिए हैं तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और लगातार कार्रवाई उन पर हो रही है। तमाम सारे बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों को उनमें से उनकी घर वापसी भी की गई है, और बाकी लोगों को चिन्हित करके उनकी घर वापसी हो रही है। और अगर हम सीए लेकर के आते हैं, जो हमारे भाई है, पिछड़े हुए हमारे भाई है, वो चाहे बांग्लादेश में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, श्रीलंका में रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, अगर वो प्रताड़ित हैं, हमारे भाई अगर प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक भाई हमारे प्रताड़ित है, वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, अगर उनको वापस लेकर के आते हैं, वापस भी नहीं लाना है, बल्कि श्वेता जी वो यहाँ पर 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 2014 के पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपनी नागरिकता देने की बात कही, उसमें भी इनको पीड़ा हो रही है। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में इनको कोई दिक्कत नहीं कांग्रेस पार्टी को। दूसरी बात यह है कि केवल ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा नहीं था, ये जो 4 राज्यों के लोग थे, आप देखिए तमाम सारी नदियां भी ऐसी हैं जो एक राज्य से होते हुए दूसरे राज्य में जाती हैं, तो जल बंटवारे का भी संकट आता है। अब इस पे एक ऐसी रणनीति बनाई गई है कि जो अपराधी हैं अगर अपराध करके एक से दूसरे राज्य में जाते, या वो नेपाल सीमा से सटा हुआ है चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, वहां पे पलायन कर जाते, तो ऐसे में किस तरीके से संयुक्त रूप से काम करना है जिससे कि अपराधियों पे भी कार्रवाई हो सके, साथ ही साथ हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो चाहे पानी को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, सड़क परिवहन को लेकर के हो, यहाँ पे जो सीमा विवाद कभी कभी उत्पन्न होता है उसमें भी किस तरीके से तालमेल बना करके काम करना है जिससे कि हमारे प्रदेश के जो नागरिक है उनको बड़ा लाभ मिल सके और कहीं पर भी टकराव की स्थिति ना पैदा हो। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की। केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने अगर एक इतनी बड़ी बेटी की, और फिर सिर्फ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं थे, 100 से ज्यादा बड़े यहाँ पर बड़े अधिकारी थे, उसमें आईएएस आईपीएस के साथ साथ जो हमारे और तमाम सारे बड़े अधिकारी वो भी इसमें शामिल थे, तमाम सारे विभागों के बड़े अधिकारी शामिल थे, तमाम सारे जो है प्रमुख सचिव यहाँ पे शामिल थे। तो ऐसे में जो एक समाधान निकाला गया है जिसपे चर्चा हुई है कि आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रख करके कि कहीं सीमा विवाद के कारण, कहीं राज्यों के कारण अगर कोई टकराव की स्थिति है
जल विवाद के कारण अगर जल हम ठीक से एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, और नदियां तो एक राज्य से दूसरे राज्य में होकर के जा रही, अगर इन सारी समस्याओं का निराकरण होता है तो इसको लेकर के तो कभी तो पॉजिटिव हुई है। लेकिन कांग्रेस का काम क्या है, इनको सिर्फ चुनावी मुद्दा दिखाई दे रहा है। चुनावी मुद्दा क्यों दिखाई दे रहा है श्वेता जी? क्योंकि लगातार इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो प्रदेश में सरकारें हैं उनके साथ अगर गृह मंत्री तालमेल बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी एक सराहना होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सा कांग्रेस चश्मा लगा करके देखती है, इनको हर जगह में सिर्फ चुनावी मुद्दा दिखता है। ठीक है, अगर इन बड़े बड़े मुद्दों का जल, सड़क, परिवहन, अपराध। भूदेव शर्मा जी, कांग्रेस लगातार जो है ये आरोप लगा रही है कि घुसपैठिए अगर हो रहे हैं, घुसपैठ अगर हो रहा है देश भर में, तो आईबी और बीएसएफ का नियंत्रण केंद्र सरकार पर है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन जब इसी के तहत कार्रवाई करने के लिए सीएए, एनआरसी जैसे बिल लाए जाते हैं तो विरोध आप ही लोग करते हैं। भूदेव जी, आवाज आ रही है? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे, तकनीकी दिक्कत आ रही है। केसी जैन जी, इस बैठक को लेकर एक सवाल एक और भी उठ रहा है कि 4 मुख्यमंत्री 4 राज्यों से शामिल हुए थे, भाजपा शासित राज्यों से ही शामिल हुए थे। क्या आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, या केंद्रीय गृह मंत्री को यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि कांग्रेस या आपके विपक्ष से जो भी मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार इन अहम मुद्दों पर बैठक करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, सवाल तो आपका तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं। अगर यहाँ पर अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता, यानी कि अगर किसी दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री होता, क्योंकि देखिए ये जो सीमाएं हैं ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास करके नेपाल से जुड़ी हुई है, और मध्य प्रदेश को तोड़ करके अन्य जो राज्य बने हैं उनके बीच में चर्चा थी। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा राज्य होता उसके साथ भी चर्चा हो, और ऐसा नहीं कि इसके पहले चर्चा नहीं हो, अन्य राज्यों में भी चर्चा हो। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री के साथ भी तमाम बार माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा की है। और अभी आप देखिए कि जब हमने एक पैनल भेजा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो उसमें देखिए उसमें तो कोई राज्यों का मतलब नहीं था, उसमें तो पूरे देश से मतलब था। और हमने जब अपना पैनल भेजा तब हमने मतलब भारत देश, तो वहां पे भाजपा से मतलब नहीं, भारत देश ने अपना पैनल भेजा। और जब अपने लोगों को भेजा तो उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी थे, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी थे। तो जहां पे राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने के बाद में भी हम जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता उसमें तालमेल बढ़ा करके सारी पार्टियों के साथ में, वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो इंडिया गठबंधन में हो या ना हो, सबके साथ तालमेल मिला करके हम काम करने का प्रयास करते हैं। और हमने अभी जो डेलीगेशन भेजा उसमें देखिए आईएमआई के भी लोग थे, उसमें जो है ममता बनर्जी की पार्टी के लोग भी, सपा के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, हर पार्टी के लोग थे उसमें। सबको भेजा गया वहां डेलीगेशन में अपनी बात को रखने के लिए और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। तो ये इस तरीके का आरोप अगर विपक्ष लगाता है या कांग्रेस लगाती है या कोई पार्टी लगाती है तो बिल्कुल निराधार है। जहां पे राष्ट्रहित के मुद्दे हैं सबको साथ में लेकर के चलते हैं। सीएए भी हमने सबको साथ में लेने का प्रयास किया, एनआरसी की जब बात आई तब भी हम कहे सब लोग साथ में आइए, अभी डेलीगेशन भेजा गया तब भी हम सबको साथ में लेकर के चले। ठीक है, चलिए भूदेव जी आ गए, आवाज आ रही है भूदेव जी? भूदेव जी हमें सुन पा रहे हैं आप? भूदेव जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सीएए एनआरसी एक प्रकार की कार्रवाई ही है घुसपैठियों पर देश के अंदर जो इतने सालों से घुसपैठ हो रहे थे, क्योंकि आपकी सरकार की आपने तो कोई कार्रवाई की नहीं। जब केंद्र में भाजपा की सरकार इस तरह की कार्रवाई करती है सीएए एनआरसी जैसे बिल लागू करने को लेकर, तब आप ही लोग सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं इसका। नहीं देखिए मुझे नहीं पैसे होता है देश की
इस देश के लोकतंत्र, इस देश लेकर के भूदेव जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। आपका इंटरनेट का शायद इशू है सर, इस कारण से हमें आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आप हमसे ठीक से जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए लास्ट स्टेटमेंट हम लेंगे केसी जैन जी से। केसी जैन जी, जिस तरह के मुद्दे आज चर्चा का विषय बने हैं, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, घुसपैठ का मुद्दा हो, पॉस्को का मुद्दा हो, और भी कई अहम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा तो हुई है, लेकिन रोड मैप क्या है इन समस्याओं के समाधान को लेकर? क्या आने वाले समय में जल्द ही हम कुछ बदलाव देख पाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए, कानून में भी बदलाव हुए और कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसमें भी तमाम सारे बदलाव। अभी देखिए कि जो ये बैठक हुई है और इसमें 100 से बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसमें इसका उद्देश्य ये है कि इस तरीके की राय बने कि अगर एक अपराधी किसी और राज्य में जाता है, उसकी धरपकड़ में, उसकी गिरफ्तारी में, तो इस तरीके की चीजों को लेकर के कोई संशय ना रहे, एक दूसरे राज्यों को कोऑपरेट करके, चूंकि अगर कोई अपराधी है वो तो राज्य के साथ साथ पूरे देश का अपराधी, खास करके महिलाओं के साथ अगर कहीं पे कोई जघन्य अपराध करके सोचे हम कहीं फरार हो जाएंगे या दूसरे राज्य में जाएंगे, बच जाएंगे, तो बचने वाला नहीं। और इसको लेकर के तमाम सारे कानूनों में संशोधन भी हुआ है। आपने देखा होगा कि जिस समय मुख्तार अंसारी के ऊपर तमाम सारे चार्जेस थे उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा अपराधी था, 100 से ज्यादा गंभीर मामले थे, लेकिन एक छोटे से मामले में उसको, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो वो अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस करता था। क्या किया उसने? एक छोटा सा मुकदमा अपने नाम स्वयं दर्ज करा करके वो वहां की जेलों में सुरक्षित हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि एक वारंट की जेल से एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया कि उसको यहाँ पर सरेंडर करना पड़ा, और यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर के आती है और यहाँ पर बाकी की कार्रवाई होती है। तो इस तरीके की चाल जो अपराधी पहले करते थे कि हम दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, वहां न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, हमको वहां पर पेशी पर जाना है, वहां की जेल में बंद है, और वो सोचते थे कि वो वहां पर बच जाएंगे। लेकिन इस तरीके के कानून में संशोधन किए गए कि किसी भी राज्य में जाइए और अगर आपने दूसरे राज्य में अपराध कर रखा है तो आपको वहां की कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं। वहां की कार्रवाई सोचे कि आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से प्रेजेंट हो जाए कोर्ट के सामने या जेल में अपने आप की प्रेजेंट लगा दे, इस तरीके की प्रक्रिया से बच नहीं सकते अपराधी, उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। और इसके लिए एक राज्य दूसरे राज्य से सरेंडर मांग सकती है अपराधी का और वहां पर कोर्ट के सामने पेश करती है। तो इन्हीं चीजों को प्रयोग करते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में पंजाब से लेकर के आया गया और इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, मुख्तार अंसारी के वकीलों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए उसको लेकर के, लेकिन बच नहीं पाए। तो जो ये सवाल आपका आया है, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जवाब भी है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है या सिर्फ बैठकें होती है। इन्हीं तरीकों की कार्रवाई का ये परिणाम है कि एक राज्य में छुपा हुआ अपराधी अब बच नहीं सकता है, उसने जहां पे पहले तमाम सारे क्राइम कर रखे हैं वहां उसको सरेंडर होना पड़ेगा। तो ये जो बैठक हुई है बहुत अहम बैठक आपने किए आज यहाँ बैठकर जनता के सामने, ये दावे उम्मीद है कि सही साबित हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, महिला की सुरक्षा को लेकर हो या घुसपैठियों को लेकर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर जिन मुद्दों पर मंथन किया वे सिर्फ उनके राज्य नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बैठक केवल दस्तावेजों तक सीमित रह जाएगी या काशी से कोई ठोस कार्य योजना निकल कर आएगी? क्या विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी को साझा करके समाधान निकलेगा? बहस जारी रहेगी, सवाल भी रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें रफ्तार मीडिया।